एक सेक्स टाइमिंग्स को कितना बढ़ा सकते हैं? तो हम अपने सेक्स टाइम को 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक बढ़ा सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए आइडियली क्या टाइम होना चाहिए? दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कहीं वीमेंस को ऑर्गेज्म 5 मिनट्स में आ जाता है, कहीं को 8 मिनट्स में आता है, कहीं को 15 मिनट्स में आता है। एक कपल में इशू हो गया था कोर्ट में दैट उसका साइज छोटा है, कि साइज एक्चुअली क्या मैटर करता है? क्या साइज को बड़ा भी कर सकते हैं? लोग जो देखते हैं वही चाहते हैं कि उनको भी वही चीज़ मिले। ठीक है, तो वो पॉर्न देखते हैं, पॉर्न में उनको साइज दिखता है 7 इंच 8 इंच, तो उनको लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे पति का भी यही साइज होना चाहिए। एक बहुत बड़ी रिसर्च ने ये माना कि हमारे इंडिया का एवरेज साइज है 5 से 5.5 इंच। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सेक्स के इमीडिएटली बाद? अगर किसी को भी सेक्स के बाद अगर उनको लगे कि उनको एचिंग है, तो सबसे पहले तो हमें वॉश करना चाहिए। सेक्स के तुरंत बाद हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स को, विमेन को भी और मेन को भी। जी स्पॉट कितने होते? एक से ज़्यादा होते हैं? अगर ज़्यादा होते हैं कितने होते हैं और कहाँ हो सकते हैं, मेल और फीमेल में? जी स्पॉट है वो विजाइना के अंदर नहीं। 75 साल के आदमी को भी सेक्स अगर किसी करना है तो क्या उसकी लाइफ भी हेल्दी कर सकते हैं? तो डॉक्टर मनमीत, बिकॉज आप एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं और आप लाखों लोगों के साथ ट्रीटमेंट कर चुके हैं, आई जस्ट रियली वांट टू नो अंडरस्टैंड कि एक सेक्स टाइमिंग्स को कितना बढ़ा सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं आपको बताऊं तो हम अपने सेक्स टाइम को 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक बढ़ा सकते हैं। और बहुत इजी और बहुत ही नेचुरल वे से। तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा इसके बारे में कि अपना टाइमिंग आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो आई एम श्योर जो आपने बात बोली है बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है और ये बात सबको जाननी है। तो आई रियली वांट टू नो अगर आप कुछ बता सकें कि कैसे अपने टाइमिंग्स को बढ़ा सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ी है फैक्ट्स में वो यही है कि लोग अच्छे से कपल एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप बहुत हार्म हो रहा है। प्लीज़ टेल अस अबाउट दिस। रिलेशनशिप में आपको बताऊँ तो बिकॉज इसलिए लोगों की ख़राब हो रही है बिकॉज बहुत छोटी उम्र से लोग मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। तो जब टाइम आता है असली परफॉर्म करने का, उस समय वो अपने स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। अब प्रीमेच्योर एजैकुलेशन क्या है? कोई भी चीज़ जो मैच्योर होने से पहले ही फिनिश हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। तो यही मेंस के साथ प्रॉब्लम रहती है कि जितना टाइम उनको चाहिए उतना वो अचीव कभी नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट सेक्स करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। पर ऐसा नहीं है। अगर बात करें हमारे पुराने लोगों के बारे में जो हफ्ते में एक बार सेक्स करते थे, लेकिन उनका टाइमिंग 30 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स तक होता था। और इसका आप देखेंगे तो इसके बारे में कामासूत्र में, हमारी जो कामासूत्र की बुक है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे राजा महाराजा 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट सेक्स करते थे, उनका संभोग होता था, उसमें बहुत सारी पोजीशंस जो वो ट्राई करते थे। तो सेक्स तो मैं कहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने करा है। आजकल की जनरेशन्स तो जानती नहीं है कि सेक्स होता क्या है। दे आर लाइक कि पहले सब तैयारी करी कि आप जाना है लड़ाई लड़ने, और जैसे ही लड़ाई में पहुँचे और 2 मिनट में ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तो ना उनको पता है, और अगर बात करें फीमेल्स की तो ना उनको कभी सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए ही लोग पॉर्न का, इसलिए ही लोग अलग अलग चीज़ों का सहारा, जैसे आप जिसको बोलते हैं सेक्स टॉयज का यूज़ हो रहा है। सेक्स टॉयज की क्या ज़रूरत है? अगर इफ़ योर मैन इज़ गुड तो नोबडी वांट्स अ सेक्स टॉय। सो इसलिए ही ये सब चीज़ें यूज़ हो रही है। तो सर जनरली किसी भी रिलेशनशिप में उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए आइडियली क्या टाइम होना चाहिए? टाइमिंग की बात करें, जैसे मैंने बताया आपको, दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कहीं वीमेंस को टाइमिंग ऑर्गेज्म 5 मिनट्स में आ जाता है, कहीं को 8 मिनट्स में आता है, कहीं को 15 मिनट्स में आता है। तो दैट डिपेंड्स, इट्स अ हैबिट बेसिकली, कि आपने क्या हैबिट बनाई है, आपको पार्टनर कैसा मिला है। अब शुरू से ही किसी वीमेन को अगर पार्टनर ही अच्छा नहीं मिला, शुरू से ही पार्टनर मिला जो 1-2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट में जिनका डिस्चार्ज होके गेम ओवर हो जाता है, तो उनको पता ही नहीं है कि असली ऑर्गेज्म कब आता है कब नहीं आता। तो वो उसी टाइमिंग के अंदर अपना ऑर्गेज्म ढूंढती है कि मैं भी फटाफट अपना ऑर्गेज्म कहीं ना कहीं से अपने आप को इतना उत्तेजित कर लेती हूँ कि मैं भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊँ या मेरे को भी संतुष्टि मिल जाए। तो अगर टाइमिंग की बात करें,
तो मैं मानता हूँ कि मिनिमम मेंस का टाइमिंग 5 to 8 मिनट्स होना चाहिए। ये बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जिसमें आप कम से कम 40 to 50 स्ट्रोक्स एटलीस्ट आप ले पाओ। ये एटलीस्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। इतने टाइम में हो सकता है आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो जाए और आप भी सेटिस्फाई हो जाओ कि येस आई हैड अ गुड सेक्स, नॉट वेरी बेस्ट बट अ गुड वन। तो मैं बिलीव करता हूँ कि 5 to 8 मिनट्स होना चाहिए साइज। अब होना चाहिए और हो रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। जहाँ तक मुझको पता है, आई गेस पहले मिनट या यू वुड टेल अस बेटर, या फिर कुछ सेकंड्स के बाद ही मैन गेट डिस्चार्ज। बट आइडली जो आप बोल रहे हैं 5 मिनट, जो कि बहुत दूर है, जो कि करंटली हो रहा है, कैसे बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को? तो बात करें, जैसे मैंने बताया आपको, अगर मेंस का टाइमिंग 4 मिनट से अगर लेस है तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रीमेचर इजैकुलेशन। अगर यही टाइमिंग 2 मिनट से कम है तो वो फिर बोलते हैं सवेयर प्रीमेचर इजैकुलेशन। अब अगर किसी का टाइमिंग 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स या फिर पहले ही डिस्चार्ज हो जाना, जैसे ही उसने औरत को देखा, जैसे ही आपने क्लोथ रिमूव करे और उसी समय आपने अपने सारे हथियार गिरा दिए, आपका स्पर्म डिस्चार्ज हो गया एंड यू आर फिनिश। तो इसको बोलते हैं स्पर्म लीकेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीमेचर इजैकुलेशन इज़ नॉट कि आपका टाइमिंग अगर कम है, और भी बहुत चीज़ें हैं, स्पर्म लीकेज जैसी चीज़ें हैं, दाह सिंड्रोम है, जिनका पूरे दिन ही लीक होता रहता है। ये सब क्यों होता है? आपकी हैबिट्स की वजह से। अब बचपन से ही 10-11 साल की उम्र से आपने पॉर्न देख के मास्टरबेशन करी है, आपने अपने आप को इतना वीक कर दिया है कि अब आपके मन में हल्का सा भी किसी विमेन को लेके ख्याल आएगा तो आपका स्पर्म अपने आप ही बैठे बैठे भी निकल जाएगा। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 18 ईयर्स का पेशेंट आया हमारे पास एक, एंड ही इज स्टडिंग राइट नाउ। तो उसको बताया उसने मुझे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, तो जैसे ही हमने क्लोथ रिमूव करे और मैंने वेजाइना में अपना पेनिस अभी सिर्फ टच ही किया था और मेरा डिस्चार्ज हो गया। सो आप सोचें कि एक 18 ईयर्स का बच्चा अगर मेरे पास ये प्रीमेचर इजैकुलेशन स्पर्म लीकेज की प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो सोचो ये प्रॉब्लम कितने हद तक बढ़ चुकी है। फिर मैंने उससे जब हिस्ट्री पूछी तो उसने, मैं जान के ये शॉक हो गया कि वो 9 ईयर्स की एज से मास्टरबेशन करते हुए आ रहा है। और उसने मुझे बताया कि वो ही नहीं, उसका पूरा स्कूल, सारे बच्चे पॉर्न के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे से स्कूल में पॉर्न शेयर करते हैं। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड। तो टाइमिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा प्रीमेचर इजैकुलेशन के अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें पेनिस में तनाव ही नहीं बनता, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कैसे बच सकते हैं इसमें? क्या मास्टरबेशन जो आपने बोला, इज दिस द ओनली रीज़न कि जल्दी मास्टरबेशन में से ही आप स्टेज पे आ जाते हैं? अब जैसे हम पहले की बात करें तो पहले हम लोग मानते थे कि मास्टरबेशन अच्छी है। पहले ये बोला जाता था, एलोपैथिक में भी बोला जाता था, या बाहरी कंट्रीज में भी दे यूज टू प्रमोट मास्टरबेशन कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ और हमारा आयुर्वेद मानता है, और आजकल की सिचुएशन को देखते हुए, कि हमें मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए। प्रीमेचर इजैकुलेशन का बहुत बड़ा रीज़न है मास्टरबेशन। ऐसा क्यों? जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो हम अपने ड्राई हैंड से उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है? हमारे हाथ ठंडे हैं, हमारे हाथ ड्राई है, हम अपने हाथ से उसको उठाते हैं पेनिस को और उसको मास्टरबेशन करते हैं। और वो भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि आप घर पे जब मास्टरबेशन कर रहे हो तो बाहर से कोई भी आपके डोर को नॉक कर सकता है बाथरूम के। तो वो बच्चे के अंदर हमेशा डर रहेगा कि मुझे ये जल्दी जल्दी करना है, कि बाहर से कोई आ ना जाए, या कोई ये ना सोचे कि मैं इतनी देर देर बाथरूम में क्या कर रहा हूँ। तो वो अपनी हैबिट बना रहा है, वो अपनी हैबिट को बिगाड़ रहा है। मतलब वो चाहता है कि मैं फटाफट पॉर्न देखकर 1 मिनट के डिस्चार्ज करके मैं बाहर चला जाऊँ। और यही चीज़ आगे कंटिन्यू होती है। जब आप वीमेन से मिलते हो, जब आप सेक्स करना स्टार्ट करते हो, तो वही चीज़ रिपीट होती है कि आप 1 मिनट में डिस्चार्ज कर दोगे। और दूसरा मास्टरबेशन का जो एक बैड पॉइंट है कि वेजाइना इज़ अ वेरी अपोजिट थिंग। वेजाइना वेट है, वेजाइना वार्म है, और जब आप सेक्स करते हो तो आपको अलग ही चीज़ें मिलती हैं, जिस वजह से आप परफॉर्म कर ही नहीं पाते। आपका डिस्चार्ज हो जाता है या आपके पेनिस में इरेक्शन बनता ही नहीं है। तो जब आपने सर मास्टरबेशन की बात करी, मुझे भी एक चीज़ याद है। मैंने एक रील देखी थी जहाँ पे एक सर्टेन नंबर बताया गया था दैट इतना टाइम्स मंथ में मास्टरबेट करना सेफ है।
एंड नाउ यू आर सेइंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली अनहेल्दी. आई एम अमेज्ड टू लर्न दिस. बट ये जो इन्फॉर्मेशन कन्वे हुई थी कि इस उम्र के बाद इतना कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई? ये मिस इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी जिन मेंस को सेक्स नहीं मिलता था. आप बड़े हो चुके हो, 18 ईयर से अबव हो, आप सेक्स नहीं कर रहे हो, तो ये बोला गया था कि अगर आप मंथ में एक बार अपने आप को रिलीव कर दो तो आपका नया स्पर्म बनेगा. और नया स्पर्म बनेगा तो आपके अंदर कुछ नए ख्यालात आएंगे, कुछ टेस्टोस्टेरोन में इंप्रूवमेंट्स आएगी. तो इसलिए ये चीज़ बोली गई थी. पर उसका अब्यूज़ जो हुआ वो ये हुआ कि सबने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. सबने अपने अपने फ़ोन उठाए और पॉर्न देख कर मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर दिया. तो इसको बोलते हैं अब्यूज़. किसी भी चीज़ का अब्यूज़ इज़ वेरी रॉन्ग. अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप स्मोक करते हैं, अगर आप उसका अब्यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी बैड. अब कई कंट्रीज़ में देखा जाता है कि उनकी हैबिट है कि खाने के साथ वाइन पीनी है, है ना, या रम लेनी है सर्दियों में. तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है. लिमिटेड क्वांटिटी में कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा देगी. और अगर आप उसका अब्यूज़ करोगे तो वो नुकसान देगी. तो सेम विद मास्टरबेशन, जिसका अब्यूज़ हो रहा है, आज कोई सेफ नंबर है ही नहीं इसका. मैं भी अपने पेशेंट्स को बोलता जो मास्टरबेशन करते हैं कि अगर आपको सेक्स नहीं मिल रहा तो चलो महीने में एक बार बहुत है, महीने में 2 बार मैक्स नंबर. लेकिन वो तो दिन में 2 बार सेक्स कर रहे हैं. मेरे पास पेशेंट आते हैं जो 40-45 साल के हो चुके हैं और अभी तक वो मास्टरबेशन कर रहे हैं बिकॉज वो सेक्स नहीं कर पाते हैं. अब एक पेशेंट की मैं बताऊं जो आज ही मेरे पास आया, 52 ईयर्स का पेशेंट है, मैं बता नहीं सकता उनका नाम. ही इज़ अ पॉलिटिशियन. Okay. एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मैं किसी के पास जा नहीं सकता इस प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन आपकी एड देखने के बाद मैं आपके पास आया, आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ. मैंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं दिन में 2 बार 3 बार मॉर्निंग में उठते ही पहले मास्टरबेशन करता हूँ. तो मैंने उनसे वजह पूछी इस चीज़ की. उन्होंने मुझे बोला कि मैं सेक्स नहीं कर पाता. अगर मैं सेक्स करने जाता हूँ तो मेरा डिस्चार्ज 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स में हो जाता है. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को छुपाने के लिए, इस चीज़ से डरते डरते कि मैं सेक्स में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर दिया. तो सबसे पहला मेरा उनके लिए एक ही क्वेश्चन और एक ही आंसर था कि आप अगर मास्टरबेशन बंद कर सकते हैं तभी मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ. बिकॉज अगर आप कहें कि मैं 2 बार दिन में मास्टरबेशन करता हूँ तो कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी रिजीम, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी डाइट आपको ठीक नहीं कर सकती. तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हमें अपने अंदर लाने हैं अगर हम एक अच्छी सेक्स लाइफ, एक अच्छी सेक्स हेल्दी लाइफ बनाना चाहते हैं. सर, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, मैंने बहुत सारे कपल देखे हैं जो कि सेक्स करने से पहले दे यूज टू गेट अल्कोहल, जैसे आपने रेड वाइन बोला, बट वो स्पेशली अल्कोहल लेते हैं इस चीज़ को करने के लिए, या फिर कंज्यूम करते हैं ड्रग्स या स्मोक. तो कितना हेल्दी है और कितना सही है इसको करना? अब अल्कोहल की बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. तो ये पेशेंट्स 50-50% में लगा लो. 50% पेशेंट्स कहते हैं कि हम ड्रिंक करने के बाद अच्छा सेक्स कर लेते हैं, और वही 50% पेशेंट कहते हैं कि हम ड्रिंक करने के बाद सेक्स नहीं कर सकते. तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस की बात है, हैबिट बनाने की बात है. वही मैंने बताया आपको, कोई भी चीज़ का अब्यूज़ आपको गलत रास्ते में ले जाएगा. तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कितना अल्कोहल लेके सेक्स करते हैं, तो वो कहते हैं मैं 30 ml 60 ml लेके मैं सेक्स कर सकता हूँ. और मैं जो नहीं कर पाते उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं कि हम हाफ बॉटल लेके सेक्स करते हैं. तो जब आप हाफ बॉटल अल्कोहल ले लेंगे तो आप सेक्स कर ही नहीं पाएंगे. आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपका माइंड ओवर पावर्ड हो जाएगा, तो आप सेक्स नहीं कर पाओगे. सेक्स के लिए आपको कॉन्शियसनेस तो चाहिए, एक खुशी चाहिए आपको जिससे आपका इरेक्शन आए. तो ये फ़र्क है. बाकी मैं मना नहीं करता अपने पेशेंट्स को कि आप अल्कोहल लेके सेक्स करो या ना करो. मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, पर मैं डिमोट भी नहीं करता. अगर किसी का मूड कपल का अल्कोहल लेने के बाद सेक्स करने का कर रहा है तो वो कर सकते हैं, इसमें किसी के लिए भी कोई मना नहीं है. हाँ, दूसरी साइड अगर हम ड्रग्स की बात करें तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना करता हूँ. बिकॉज आप एक बार ड्रग जब लेते हो तो आप बहुत सारे अपने माइंड्स में सेल एक बार में ही ख़त्म कर देते हो. तो वो लेके सेक्स नहीं करना चाहिए. आजकल आप देखते हो कि कितनी सारी पिल्स, जिसको सेक्स पिल्स बोला जाता है,
वो पार्टीज में यूज हो रही है। Okay. बहुत सारे नाम हैं जैसे एक्सटेसी और एमडी और एमडीएमए, बहुत सारी ड्रग्स मुझे हमारे पेशेंट्स बताते हैं कि मैं पास्ट में ये लिया करता था, या किसी ने मुझे ये ड्रग्स दी। जब मैंने बात करा, पार्टीज में लोग आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ाना चाहते हैं ये बोल के कपल्स या बच्चों को ड्रग्स दे रहे हैं, तो दिस इज वेरी बैड। तो मैं यही उनको बोलता हूं कि आज के बाद आपको अपनी सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए कोई भी ड्रग, कोई भी एब्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ है जो आपको उससे बेटर रिजल्ट दे सकती हैं, और वो भी बहुत जल्दी। 15 डेज 7 डेज के अंदर आप वापस से अपनी सारी पावर पा सकते हैं। सर प्लीज़ एक्सप्लेन मोर ऑन दिस कि नेचुरली हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी बाहर की चीज़ का सपोर्ट लेना जो कि आपको हार्म भी पहुंचा सकती है और आपको आदत भी लगा सकती है, उससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप नेचुरली इस चीज़ को ग्रो कर सको और अपनी लाइफ अच्छी कर सको। करेक्ट। अगर हम बात करें आदत की, तो इसी चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। Okay. हमारा मानना है आयुर्वेद और यूनानी में कि किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि वाइग्रा बाहर से खरीदी मैंने और मैं चला गया सेक्स करने। 2-4 बार तो उन्होंने ऐसा सिर्फ खुशी खुशी में ही ले ली, या एक्साइटमेंट में ले ली, या सिर्फ पता था कि ऐसी कोई चीज़ है, दोस्तों ने बात करी कि नहीं ये वाइग्रा एक गोली आती है और ये आपकी सेक्स पावर बढ़ा देती है। तो 4-5 बार तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद 5वीं 6ठी बार जब आपने वो नहीं ली तो आप सेक्स ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। सो मैं मानता हूँ किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। वाइग्रा आपको नहीं लेनी चाहिए, आपको अपने शरीर को नेचुरली बूस्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, आप अच्छी डाइट करें, आप एक्सरसाइज करें, आप फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे एफ्रोडिसियाक फ्रूट्स है जैसे पोमीग्रेनेट, वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये आपको बहुत अच्छा सेक्स बूस्ट करती है हमारा। इसको आप रेगुलर वेज में लें। आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। बाहर का ऑयली फूड, फ्राइड फूड अवॉइड करें। इससे आपकी सेक्स लाइफ आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। बाकी कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, अश्वगंधा, शिलाजीत और बहुत सारी भस्में जिसको हम बोलते हैं कीड़ा जड़ी भस्म, स्वर्ण भस्म। तो ये बहुत अच्छा काम करती है हमारे अंदर, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और हमारे शरीर को बिना नुकसान दिए ये आपको ठीक करती है। सेम सर, जो आपने बताया अश्वगंधा और ऐसी कुछ मेडिसिन बताई, मैंने देखा है कि मार्केट में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि अलग अलग कंपनीज बेचती हैं, साथ में शिलाजीत भी आती है जिसको बोलते हैं कि दूध में मिला के पियो। कितने इफेक्टिव हैं सब चीज़ें? इफेक्टिव है अगर आप प्योर चीज़ ले तो। अब मैंने देखा कि काफ़ी सारी कंपनीज बन जाती है, वो अपने प्रोडक्ट निकाल देती है, बट दे डोंट नो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एज कितनी है, आपको कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है। अगर मैं 50 साल का हूं और दूसरा 20 साल का है तो हम दोनों को सेम चीज़ नहीं दे सकते, पर वो सबके लिए सेम चीज़ निकालती हैं। तो मैं सारे जितने भी हमारे पास और व्यूअर्स हमारे को देख रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम का आप ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप एक एक्सपर्ट से बात ज़रूर करें। अगर आपको सेक्सोलॉजी की प्रॉब्लम है तो आप सेक्सुअल एक्सपर्ट से बात करें कि मुझे क्या लेना चाहिए। हम आपको गाइड करेंगे कि आप ये लो, ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। अगर आप 50 साल के होंगे तो हम आपको वैसा गाइड करेंगे ताकि आपके ना लिवर पे इफेक्ट पड़े, ना आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़े और आपको एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ मिले। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। बाहर के प्रोडक्ट्स आपको एक सेक्सुअल एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही लेने चाहिए। सब प्रॉब्लम से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम बात कर रहे थे उसमें एक प्रॉब्लम आती है ईडी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो आपने बोला था। इफ़ यू कुड एक्सप्लेन दिस सर कि एक कि ईडी है क्या, दूसरा क्या इसको नेचुरली ट्रीट करने का कोई वे है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब है हमारे पेनिस में तनाव, इरेक्शन ना बनना। अगर हमारे पेनिस में इरेक्शन नहीं बनता तो पहले उसको बोला जाता था कि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये सेक्स करने में असमर्थ है, मतलब आप सेक्स नहीं कर सकते। इसी के कुछ हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कुछ चीज़ें होती है, जैसे एक हो गया इम्पोर्टेंसी। इसी का दूसरा फॉर्म है जिसको हम स्टेज 2 बोलते हैं, जिसमें आपका इरेक्शन मास्टरबेशन के वक्त तो आता है, लेकिन एक्चुअल जब आप पेनिट्रेशन करने जाते हैं तब आपको इरेक्शन नहीं आएगा। तो ये 30% आपकी मसल प्रॉब्लम है, आपकी नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, और 70% आपका डर, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी,
अगर 4-5 बार आपके इनकाउंटर्स विमेन के साथ अच्छे ना रहे तो 5वीं बार आप घबराते हैं जाने में कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मैं किससे बात करूं, और दे डोंट हैव एनीबडी टू टॉक बेसिकली। अगर मैं मैन हूं और मुझे प्रॉब्लम है तो मैं दूसरे मैन को नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे मन में क्या लगेगा, शायद वो मुझे वीक समझेगा, शायद वो समझेगा कि मैं सेक्स नहीं कर सकता, या वो किसी और को ना बता दे। तो इसलिए कोई किसी से बात नहीं कर पाता। अंदर ही अंदर एक मैन जो है, अगर उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाए, तो ना वो अपनी फैमिली को बता सकता है, ना वो अपने फ्रेंड्स को बता सकता है, और पार्टनर को बताने में वो डरता है कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए। ठीक है, आप कैसे बताओगे अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरे अंदर ये वीकनेस है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन जितनी भी पिल्स या जो भी गाइडेंस है उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो 30-40% वो अपने आप को पहले ही ख़राब कर चुके होते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करके, जो उनको और नुकसान दे रही है। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली हमारे जब पेनिस के अंदर कुछ वेन्स है जो ब्लड सप्लाई करती है पेनिस के टिश्यूज़ को, जिसको इरेक्टाइल टिश्यूज़ बोलते हैं, और कुछ वेन्स है जो उस ब्लड को वापस लेके जाती है। तो जब हमारे पेनिस के अंदर ब्लड आता है तो जो ले जाने वाली वेन्स है वो लॉक कर देती है ब्लड को अंदर ही, और वो ब्लड वापस तब तक नहीं जाएगा जब तक आप डिस्चार्ज ना कर दो। डिस्चार्ज कब होगा? जब आप पेनिट्रेशन करना स्टार्ट करोगे। पेनिट्रेशन में कितना टाइम लगना चाहिए? जैसे मैंने बताया 5 to 8 मिनट्स आपको पेनिट्रेशन में लगने चाहिए, या एटलीस्ट 40 से 45 स्ट्रोक, 40 से 45 स्ट्रोक आपको चाहिए अगर आपको अपनी वाइफ पार्टनर को सेटिस्फाई करना है। उसको स्ट्रोक्स लेने के लिए आपके पेनिस में हार्डनेस भी होनी चाहिए। हार्डनेस ना बनना या हार्डनेस बीच बीच में चले जाना, इसको सस्टेनेबिलिटी इशू बोलते हैं। मतलब आप सेक्स कर रहे हो, आपका पेनिस वजाइना के अंदर है, और कुछ स्ट्रोक्स के बाद 5 और 10 स्ट्रोक्स के बाद आप देख रहे हो कि मेरा पेनिस वापस से ढीला पड़ गया है। फिर आप उसको बाहर निकालते हो, फिर अपने हैंड से उसको टाइट करते हो, क्योंकि आपने उसको हमेशा आदत अपने हैंड्स की डाल रखी है, जिसको हम मास्टरबेशन बोलते हैं, राइट। फिर आप अपने हैंड से टाइट करोगे, वेजाइना में डालोगे, फिर दोबारा सेक्स करोगे। इन सब चीज़ों को बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके, सो बेसिकली क्योंकि आपने आदत ऐसी डाल दी है, इस वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है आपको। अपनी ये मसल ही तो है हमारा पेनिसिक, सो इट्स अ हैबिट। जिस हैबिट से आप चल रहे हो शुरू से, वैसे ही जैसे मैंने बताया आपको टाइमिंग कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज होता है, इट्स अ ऑल हैबिट। शुरू से आपने जैसे सेक्स करा, ये सब आपकी हैबिट है जो आप बना रहे हो। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होना या टाइमिंग बढ़ाना तो प्योरली कहते हैं कि ये आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। कितनी अच्छी एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं सेक्स, सेक्स हमारे लिए एक एक्सरसाइज है हमारे पेनिस की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सही तरीके से करें और सही जगह यूज़ करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जब आप बात कर रहे थे, आपने बोला फीमेल ऑर्गेज़म, मतलब मेरे को दो चीज़ देखनी है। एक तो जब हम पॉर्न देखते हैं ना, तब हमेशा फीमेल ऑर्गेज़म को दिखाया जाता है, और जिस क्वांटिटी में ज़्यादा दिखाया जाता है वो मुझे समझ नहीं आता। दूसरा, मतलब दिस इज़ नथिंग न्यू, बट मैंने कभी सुना नहीं किसी फीमेल को ऑर्गेज़म भी होता है। तो एक्चुअली कितना जल्दी हो सकता है और कितना ट्रू है जो पॉर्न में दिखाया जाता है? अगर बात करें पॉर्न में जो दिखाया जाता है वो ऑल फेक। पॉर्न इज ऑल फेक। जैसे हम पिक्चर बनाते हैं कुछ सीन काट के या दोबारा रीटेक करके, तो वो सेम चीज़ है। आपको नहीं पता कि उन्होंने कितनी बार रीटेक लिया, उनको लगता है कि ये तो 1 घंटे से सेक्स करे जा रहे हैं। एंड लोग अपनी मेंटेलिटी हिसाब से बना लेते हैं, खास करके विमेंस। उनको लगता है कि वो पॉर्न में जो आदमी सेक्स कर रहा है उनको पार्टनर भी वैसा ही मिले, जो 1 घंटे तक उनके साथ सेक्स कर रहा है, जिसका पेनिस का साइज 8 इंच है और वो लगा बड़ा है सेक्स करने में, और उनको पूरा सेटिस्फेक्शन 1 घंटे 2 घंटे तक दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि पॉर्न इज रियल, बट पॉर्न इज कंप्लीटली फेक। पॉर्न इज फेक। और दूसरा जो आपने मुझसे पूछा ऑर्गेज़म का, तो कुछ जी स्पॉट्स विमेन के अंदर है, बहुत सारे मेंस के अंदर उत्तेजना रहती है कि कैसे हम अपनी विमेन को सेटिस्फाई करें। तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि कौन से पॉइंट्स है ऐसे जहां से आप अपनी विमेन को जल्दी सेटिस्फाई कर सकते हो। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जिसमें आप बिना पेनिट्रेशन के ही आप अपने पार्टनर को ऑर्गेज़म दे सकते हो, ओरल सेक्स करके, या और कुछ तरीके हैं जिससे उनको आप ये ऑर्गेज़म दिला सकते हो। तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। श्योर सर, इस बात करते करते मुझे अचानक से याद आया कि देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पे
एक कपल में इशू हो गया था बिकॉज उसने एक्चुअली कंप्लेन की थी कोर्ट में दैट उसका साइज़ छोटा है. इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड स्टोरी, बट आई रियली वांट टू नो हियर कि साइज़ एक्चुअली क्या मैटर करता है, या अगर इसका साइज़ छोटा है, जो इन प्रॉब्लम से परेशान है, जिनकी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, क्या इस साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है साइज़ को लेकर. लोग जो देखते हैं वही चाहते हैं कि उनको भी वही चीज़ मिले. ठीक है, तो अब सारी विमेंस पॉर्न देखती है, मोस्ट ऑफ द विमेंस मैं कहूँगा, सारी विमेंस नहीं कहूँगा, तो वो पॉर्न देखते हैं. पॉर्न में उनको साइज़ दिखता है 7 इंच 8 इंच, तो उनको लगता है कि मेरे पार्टनर, मेरे पति का भी यही साइज़ होना चाहिए. बट एक्चुअल में ये नहीं है. एक बहुत बड़ी रिसर्च ने ये माना, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ, कि हमारे इंडिया का एवरेज साइज़ है 5 से 5.5 इंच. ठीक है, कुछ कंट्रीज़ है, अफ्रीका हो गया, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे 7 इंच तक साइज़ है. बट हम अपने यहाँ की बात करते हैं. हमारे यहाँ एवरेज साइज़ जो रिसर्च में आया है वो है 5 से 5.5 इंच. 5 से 5.5 इंच साइज़ इनफ है एक औरत को सेटिस्फाई करने के लिए, मेन के लिए. लेकिन जो मैटर करता है वो करता है पेनिस की गर्थ कितनी है, आपकी पिचकारी की मोटाई कितनी है, वो मैटर करती है कि आप अपनी विमेन को सेटिस्फाई कितनी जल्दी कर सकते हैं. क्योंकि आपका पेनिस जब वॉल से, हमारी विजाइना की वॉल से रब होते हुए जाता है, तब विमेंस को उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना कि साइज से, कि साइज बड़ा हो तो आगे कुछ होगा. आगे कुछ नहीं होता. जो मेन पार्ट है विमेंस का वो पीछे ही है. साइज़ की बात करें, अगर किसी का माइक्रो पीनिस है, जैसे मैंने बताया कि 5 से 5.5 इंच होना चाहिए, और किसी का साइज़ 3 इंच या 2.5 इंच है, जिसको हम माइक्रो पीनिस बोलते हैं, तो यस, आप शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर को वो पसंद ना आए, और पसंद ना आए तो वो बोले कि मुझे नहीं चाहिए ये इंसान. और सबकी ये इच्छा है. सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपको सेक्स चाहिए तो आपके पार्टनर को भी चाहिए, या आपको नहीं चाहिए तो लेकिन आपके पार्टनर को तो चाहिए. आपका साइज़ छोटा है लेकिन उनको तो चाहिए कि साइज़ बड़ा हो. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इसके लिए कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज़ है जो शादी से पहले ही आपकी चेकअप करवाती हैं. आप आजकल देखोगे कि जो मैरिज ब्यूरोज है, वो अगर आप उसमें तो प्रोफाइल भेजते हो तो उसमें एक टेस्ट आपके फिजिकल एग्जामिनेशन का भी आता है. जिसमें ये देखा जाता है कि आप सेक्स करने में असमर्थ तो नहीं हो, या आपका साइज़, या आपका टाइमिंग, या आपका पीनस छोटा तो नहीं है. ये एक्चुअली चेक होता है. ये चेक होता है. ये चेक होता है. एंड दिस इज़ वेरी सीरियस. मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि आजकल बहुत गलत हो रहा है. अब कुछ मेरे पास पेशेंट्स बहुत सारे आए हैं जो इंटरेस्टेड है मेल पार्टनर्स में, लेकिन वो मैरिज कर लेते हैं फीमेल पार्टनर से, जिसके बाद वो उनसे कभी सेक्स ही नहीं करते हैं. और फिर एक टाइम आता है जब उनको बोलते हैं कि आप अपना दूसरा पार्टनर बना लो. हम घर में तो सेम रहेंगे, हम रूम में एक रूम में रहेंगे, एक बेड पे सोएंगे, पर हम आपस में सेक्स नहीं करेंगे. तो ये ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं जो इंटरेस्टेड है मेल पार्टनर्स में, एंड शादी उन्होंने कर ली है फीमेल पार्टनर से, और फीमेल पार्टनर का अफेयर फिर कहीं बाहर है और मेल पार्टनर का अफेयर कहीं और है, लेकिन वो रहे एक कमरे में ही रही है. इस पे तो काफ़ी सारी मूवीज़ ही बन चुकी है कि लोग शादी कर रहे हैं बिकॉज वो बता नहीं सकते अपनी फैमिली को कि आई एम अ गे या आई एम अ लेस्बियन. तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. आपको कैसा लगेगा कि आपकी शादी किसी गे से हो जाए या आपकी शादी किसी लेस्बियन से हो जाए. आई एम हैप्पीली मैरिड. तो बहुत बुरा लगेगा इस चीज़ में. तो तभी ये चीज़ें आ गई है कि अब टेस्ट हो रहे हैं, कि आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप कौन है, आप स्ट्रेट है या स्ट्रेट नहीं है, आपकी चॉइस क्या है. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. मेरा एक क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से हटके है. मुझे आपसे जानना है, जब आप एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस को फेस करते हो, आपको भी ऐसा लगता है इस दुनिया में हो क्या क्या रहा है. मतलब सच बताऊं तो मैं अभी सुन रहा हूँ ना, मतलब मैं बहुत शौक हूँ अंदर से कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं. मतलब या तो मतलब मैंने नहीं सुनी, सच बताऊं तो. बट आपको पहला आपका एक्सपीरियंस, पहला क्वेश्चन जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको ऐसा फील होता है? ये सब क्वेश्चंस हमें आते हैं तो हमें भी बहुत कभी कभी शौक महसूस होता है कि ऐसा भी आजकल हो रहा है. लेकिन ये होता चला आ रहा है बहुत टाइम से. पहले आते थे हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन. आजकल केसेस आते हैं कि भाई मुझे अपना सेक्स चेंज करवाना है, मैं वो सेक्स चेंज कैसे करा सकता हूँ, मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ. तो आजकल जब ये क्वेश्चंस मिलते हैं कि मैं 75 साल का हूँ और मुझे डेली सेक्स करना है,
तो आजकल ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आया 75 ईयर्स का है, उन्होंने कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है जो 20 साल की है और मुझे डेली सेक्स करना होता है। 75 और 20 ज़्यादा ये हो गया है कि अगर आपके पास पैसा है और आप इंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन अचीव एवरीथिंग। इज इट लाइक दिस? इट इज़ लाइक दिस। अच्छा, आप 75 साल के हो तो आपका फीमेल पार्टनर्स आप में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि आपके पैसा है, करेक्ट। और उनको घूमना फिरना मिलेगा, उनको सब कुछ मिलेगा जो उनको चाहिए। आपकी शादी भी, आपसे शादी भी कर लेंगी ये सोच के कि आपकी अभी लाइफ कितनी बच रही है। तो दिस इज अ बिग थिंग, बिग डील फॉर एवरीवन जो आजकल ये लोग कर रहे हैं। सो दिस इज गुड फॉर एज्ड मेंस जिनको यंग पार्टनर्स चाहिए। आई गेस शुगर डैडी एक यही टर्म है, राइट? शुगर डैडी यही टर्म है। शुगर डैडी का मतलब क्या है? आपको एक डैडी मिलेगा जो आपको हर चीज़ देगा एंड आपने उनको बस सेक्स देना है। तो सेक्स बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफस्टाइल में। राइट। बट मेरे दिमाग में जस्ट अचानक से क्वेश्चन आ रहा है कि बाबा के बस की भी है, मतलब मुझे नहीं पता। आई मीन जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट दिस। 75 साल के आदमी को भी सेक्स अगर किसी करना है तो क्या उसकी लाइफ भी हेल्दी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यूनानी में कहते हैं कि 100 साल का आदमी भी सेक्स कर सकता है। 100 साल के आदमी को भी सेक्स करना चाहिए। जैसे 100 साल की उम्र तक हमारा हाथ पैर चलना बंद नहीं होने चाहिए, ऐसा हमारा पेनिस चलना भी बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो 75 साल के आदमी को सेक्स करना है तो हमारा वो काम है कि हम उसे वो सेक्स करवा सके। अगर वो डेली करना चाहता है तो वो डेली सेक्स कर सकें। उसके लिए आपको एक डाइट, एक लाइफस्टाइल चेंजेस, एक मेडिकेशंस, सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। अगर ये कुछ चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। इट इज़ नॉट हार्ड कि नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है और ऐसा पॉसिबल है। और आज आई थिंक ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही इज़ डूइंग सेक्स वेरी गुड, मोर देन एनीबडी हु इज़ ऑफ एज ऑफ 30 और 25। नाइस। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एज कितनी भी है, अगर आपको प्रॉब्लम है, चाहे आप 20 के हो चाहे 75 के, 80 के लिए, प्लीज डॉक्टर मनमीत। ओल्डर मैन कैन परफॉर्म बेटर देन यंगर मैन। ओके। एक 40-50 साल का आदमी शायद ज़्यादा अच्छा सेक्स कर सके 20 या 25 साल के लड़के से, क्योंकि जो 50 साल की एज में पहुंचा है उसने कभी पॉर्न नहीं देखा था, उसने कभी बचपन में मास्टरबेशन नहीं करी, वो हेल्दी है, वो शुरू से सिर्फ सेक्स करता हुआ ही आया है, तो वो 50 साल की एज तक बहुत अच्छा सेक्स कर लेता है। अगर मैं बात करूँ एक 20 साल के लड़के की जो 10 साल से सेक्स कर रहा है, मास्टरबेशन कर रहा है और उसका सेक्स लाइफ बिल्कुल ही बेकार है, वो टाइमिंग उसका बिल्कुल ज़ीरो है। 1-2 मिनट टाइमिंग को वो लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा टाइमिंग है, पर इसमें ना आप सेटिस्फाई हो रहे हो ना आपका पार्टनर। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी वाइफ या पार्टनर आपको बताता है ये चीज़ कि मैं कभी सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। ऐसा ही मेरे पास केस आया है 45 ईयर्स मेल मैन का, जिसकी शादी को 20 साल हुए थे। उसने मुझे बोला कि हमारे बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, अब मुझे अपनी वाइफ ने कुछ दिन पहले बताया कि मैं कभी सेटिस्फाई आपसे हुई ही नहीं। तो उसने मुझे बोला मेरे तो पैरों से ज़मीन निकल गई कि मेरी वाइफ मुझे ये चीज़ कैसे बता रही है शादी के 20 साल बाद कि आप मुझे कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाए। आप रूम में आए, आपने कपड़े उतारे, आपने 2 मिनट 3 मिनट सेक्स करा, आपने कपड़े पहने और आप सो गए। आपने कभी सोचा ही नहीं मेरे बारे में कि मुझे ऑर्गेज़म आया या नहीं आया। तो ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि मुझे ठीक करो डॉक्टर साहब, मुझे टाइमिंग चाहिए, मुझे 10 मिनट 15 मिनट का टाइमिंग चाहिए। Then after like 1 month of treatment, now he can achieve the timing of 12-15 minutes with a good diet, exercise and supplements जो हमने उनको बना के दिए। तो सर जो आपकी डाइट होती है उसमें आइडियली एक्सरसाइज आप मिक्स करें, डाइट एंड एक्सरसाइज, तो अगर हम मिक्स करें तो एक दिन में कितना समय एक्सरसाइज को देना चाहिए ताकि स्पेशली सेक्स लाइफ इंप्रूव हो सके? और डाइट में क्या आप डाइट देते हैं, कुछ आप अपनी मेडिसिन देते हैं, या फिर घर की मेडिसिन, घर की डाइट से भी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं? अगर हम इसमें एक्सरसाइज की बात करें, सबसे पहले जो एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं वो है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज बेसिकली पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज है। हमारे पेल्विक एरिया को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स है, हमारे पीनस की, हमारे सीमेन की, हमारे टेस्टिकल्स की, वो स्ट्रांग होती है। साथ साथ हमारा यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ट्रैक्ट और हमारा यूरेथ्रा,
ये सब भी एक्सरसाइज होता है, तो वो मसल्स हमारी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। ये सारी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे सेक्स ऑर्गन को स्ट्रांग बनाने के लिए। शुरू शुरू में ये एक्सरसाइज विमेंस को बताई जाती थी ताकि वो अपनी वेजाइना को टाइट कर सके आफ्टर डिलीवरी। अगर किसी विमेन की वेजाइना बहुत लूज हो गई है तो इस एक्सरसाइज से वो अपनी वेजाइना को टाइट कर सके। तो ये एक्सरसाइज फिर मेंस को भी बताई गई ताकि वो अपना टाइमिंग को बढ़ा सके। और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने बताया, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स जो हम लोग बनाते हैं, जो एक नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, आपके एंड्योरेंस को बढ़ाता है, आपकी पिल डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऐड करते हो तो आप अच्छे से अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हो, आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। जी सर, जब आप सेक्स कर लेते हैं तो टाइमिंग्स तो आई एम श्योर आप बढ़वा दोगे। जो आपने बताया, जो भी पॉडकास्ट देख रहा है उसको समझ आ जाएगा उसे क्या क्या करना है। अब एक खास बात मैंने ये नोटिस किया है कि कपल में कभी कभार क्या होता है कि सेक्स के बाद ना आपको इचिंग होने लग जाती है, राइट? फीमेल को भी और मेल को भी स्पेशली। अब लगता है, हर किसी को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हो सकता है सामने वाले प्रॉब्लम है। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सेक्स के इमीडिएटली बाद, और अगर प्रॉब्लम हो तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं? अगर किसी को भी सेक्स के बाद, कोइटस के बाद, इंटर पेनिट्रेशन के बाद अगर उनको लगे कि उनको एचिंग है, तो सबसे पहले तो हमें वॉश करना चाहिए। सेक्स के तुरंत बाद हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स को, विमेन को भी और मेन को भी, वॉश करना चाहिए ताकि कोई भी बैक्टीरिया अगर उनके पास, उनके वेजाइना के अंदर या पेनिस के आसपास हो तो वो वॉश आउट हो जाए। दूसरी चीज़, ऐसा क्यों होता है, अब ये डिपेंड करता है कि आप सेक्स कहाँ पे कर रहे हो। कई बार हम होटल्स में सेक्स करते हैं, उनकी बेडशीट्स क्लीन नहीं होती है, वॉश नहीं होती है, या वो ड्राई वॉश करके आपको दे देते हैं जो अच्छे से वॉश नहीं हुई। अगर हम किसी छोटे होटल में जाए, हो सकता है कि उन्होंने वॉश नहीं करी हो, उन्होंने सोचा हो कि अगली बार और चला देते हैं, तो ये भी एक तरीका है हमें जम्स आने का। आप वहाँ पे सेक्स करते हो तो वो बैक्टीरिया आपके पास आता है और हो सकता है आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन उससे हो जाए, इसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं, STI इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए प्रिकॉशन सबसे पहला क्या है कि आप अपने पार्ट को वॉश करो। और अगर अच्छी बात है, अगर आपके पास वी वॉश या ऐसा कोई वॉश है जो आपके प्राइवेट पार्ट जेनिटल्स के लिए अच्छा हो, तो वो आप किसी भी केमिस्ट शॉप से बाय कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ईचिंग है, तो सबसे पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। विमेन को है तो वो गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं, और मेंस को है तो सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाए और अपना चेकअप ज़रूर कराएं कि ये ईचिंग क्यों हो रही है। कई बार, जैसे मैंने बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। एक और भी इसकी वजह है मल्टीपल पार्टनर्स। आप मेन हो, आप किसी फीमेल से मिले, फीमेल के मल्टीपल पार्टनर्स है और आपने उनसे बिना कॉन्डम के सेक्स करा, तो कई बार हो सकता है कि आपको STI इन्फेक्शन जो उनको है वो आपको हो जाए। राइट। तो हमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ मैं बात करता हूँ सेफ्टी की, मतलब आपको हमेशा ऐसे पार्टनर से जब आप मिल रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि उस पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, तो आप कॉन्डम हमेशा यूज़ करें। कॉन्डम यूज़ करना इज़ अ वेरी मस्ट अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है। हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो अगर वो कॉन्डम नहीं भी यूज़ कर सकते या नहीं करना चाहते तो इट्स वेरी फाइन, क्योंकि उनको पता है कि ये कहीं और नहीं जाता या मैं भी कहीं और नहीं जाता, तो इन्फेक्शन कहीं पार से नहीं आ सकता। तो उस चीज़ के लिए ये अच्छा है कि आप कॉन्डम हमेशा बाहर अगर जा रहे हैं या कोई मल्टीपल पार्टनर के पास जा रहे हैं तो आप कॉन्डम ज़रूर पहनें। राइट। सर, जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हमें बेबी ऑब्वियसली चाहिए अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए। स्पर्म काउंट की मैंने देखा है कि लोग बेबी एक बड़ी, क्योंकि हम करियर पे बहुत फोकस रहते हैं और एक टाइम के बाद ना बच्चे पैदा करना बहुत टफ हो जाता है। प्रॉब्लम सीधा मेल में होगी या फीमेल में होगी, बट मेल में जो होती है वो जनरली होती है स्पर्म काउंट की। करेक्ट। तो स्पर्म काउंट क्या कोई तरीका है एक एज के बाद? मुझे आपसे जानना है कि एज के बाद या तो नहीं बढ़ नहीं सकता, या फिर कैसे बढ़ सकता है नेचुरली, या आपके साथ में बात करके? स्पर्म काउंट हमारा हमेशा बनता रहता है हमारे टेस्टिकल्स के अंदर। जो हमारे टेस्टिकल्स है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म फैक्ट्री। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप इस समय बैठे हो, लेकिन आपके टेस्टिकल्स आपका स्पर्म बना रहे हैं। ठीक है, जब हम एक बार इजैकुलेट करते हैं तो हम मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार में इजैकुलेट कर देते हैं। अगर हम बात करें कंसीव करने की,
तो एक मेन को 40 मिलियन स्पर्म काउंट चाहिए। 40 मिलियन 40 मिलियन पर एम एल। मतलब अगर आप 3 ml स्पर्म डिस्चार्ज कर रहे हो तो 120 ml स्पर्म काउंट होना चाहिए। उस 120 मिलियन में से एक स्पर्म पहुंचेगा एग के पास, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि एक बार में पहुंच जाए। हो सकता है आपको अगर कंसीव करना हो तो आपको डेली सेक्स करना पड़े, हो सकता है आपको 4-5 महीने तक सेक्स करना पड़े, तब जाके आप कंसीव कर पाओ। सो प्रॉब्लम्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर भी एग्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है आज के टाइम पे, और मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए जैसे आपको मैंने बताया, ड्राई फ्रूट्स बहुत इसमें अच्छा काम करते हैं, सीड्स वगैरह बहुत अच्छा काम करती है इसमें। आपकी घी आप यूज़ कर सकते हैं, प्योर काऊ घी आप खाएं, दूध पिए आप। तो ये सब चीज़ें, गुड हैबिट्स, फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपका स्पर्म काउंट बढ़ाते हैं, और फ्राइड चीज़ें आपका स्पर्म काउंट कम करते हैं। तो बाहर का तला हुआ खाना, ऐसी चीज़ें हम लोग तभी मना करते हैं क्योंकि ये आपका स्पर्म काउंट कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत ही खट्टी चीज़ें लाइक इमली जैसी चीज़ें मेंस के लिए स्पर्म काउंट बनाना कम करती है बॉडी के अंदर। तभी जब हम लोग अपनी ट्रीटमेंट या कुछ गाइड किसी को देते हैं गाइडेंस कि आप ये फॉलोइंग डाइट या फॉलोइंग रेजाइम फॉर 3 months फॉर 4 months कंटिन्यू करो, तो हम उस दौरान बोलते हैं कि आप खट्टी चीज़ों का सेवन ज़्यादा मत करो, ताकि स्पर्म काउंट आपका अच्छा बने। और फ्रूट्स वगैरह पे और बहुत हेल्दी फाइबर वाली चीज़ों पे, प्रोटीन वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, इससे आपका स्पर्म काउंट ज़्यादा बनता है। सर एक क्वेश्चन मेरा है इसमें, जब आप खट्टी चीज़ें बोलते हो और इमली स्पेशली बोलते हो, तो इज़ इट ओनली अबाउट दैट इमली और इज़ इट अबाउट ऑल दी खट्टी, जो भी जैसे लेमन में खटास होती है, तो मुझे जानना है खटास किसी भी फ्रूट में या फिर किसी और प्रोडक्ट में वो भी अवॉइड करना चाहिए? जैसे अब खटाई हो गई, बहुत खट्टा नींबू डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी सब्जी में यूज़ कर रहे हो या फ्रूट्स पे यूज़ कर रहे हो तो इट्स ओके। इमली भी हमें डायरेक्ट नहीं लेनी चाहिए। तो ये मैं डायरेक्ट लेने की बात कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट कोई भी चीज़ हमें लेंगे, लेमन अगर हम डायरेक्ट ले तो हमें हार्म करता है, मेंस के लिए स्पेशली। ये बहुत पुरानी कहावत है कि ये खट्टी चीज़ें मेंस को नहीं देनी चाहिए। शायद आपने भी सुनी होगी अपने फादर से या फोर फादर से कि ये खट्टी चीज़ें हमारे मेंस के लिए, मेल ब्रेस्ट भी इसी वजह से आ जाती हैं शायद, से ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मेल हार्मोन के लिए खट्टी चीज़ें थोड़ी सी खराब है। सर एक चीज़ है कि एक जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं, जैसे मैं भी जब बड़ा हुआ था या फिर कोई भी, मैं जनरल एग्जांपल लूँगा, तो नाइट फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको अचानक से आप सुबह उठते हो और आपको देखते हो कि आपका अंडरवेयर गंदा हो रखा है। तो कितना नॉर्मल है और कितना प्रिकॉशन, अगर कुछ नॉर्मल नहीं है तो क्या हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि क्या हमें हार्म पहुँच रहा है इस चीज़ की वजह से? तो प्लीज़ बताइए इस बारे में। नाइट फॉल को हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो होना। मतलब आपकी बॉडी अच्छा काम कर रही है, स्पर्म बना रही है, लेकिन आपकी वेन्स, आपकी मसल्स स्ट्रांग नहीं है। आपने मास्टरबेशन इतनी करी है कि आपको हैबिट हो गई है स्पर्म डिस्चार्ज करने की डेली। सो होल्डिंग पावर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत पुरानी कहावत है। और वही हैंड प्रैक्टिस आपको खराब भी कर सकती है। नाइटफॉल होने का मतलब है कि आपको इतनी पॉर्न देखने की हैबिट हो गई है कि रात को सपन दो जिसको बोलते हैं, मतलब सपनों में ऐसी चीज़ें दिखाई देना कि हम सेक्स कर रहे हैं और अपने स्पर्म को डिस्चार्ज कर देना। तो ये अच्छा साइन नहीं है। डिस्चार्ज तभी होना चाहिए जब हम फिजिकल सेक्स कर रहे हो। नाइटफॉल होना इज बैड, ये आपकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा वीक कर सकता है। पेशेंट्स आते हैं बहुत परेशान होते हैं कि डेली हमारा पैंट गीली हो जाती है, और सुबह उठते हैं बिल्कुल वीकनेस बॉडी के अंदर, फ्रेश नहीं उठते, सुबह एनर्जी नहीं होती मॉर्निंग में, क्योंकि इतना सारा स्पर्म तो रात को ही निकल गया। और ये चीज़ें रोज़ हो रही है उनके साथ। कई लोग तो सोने से डरते हैं कि जिनको ज़्यादा ये चीज़ें रहती है। अब ये कम क्वांटिटी में, मतलब अगर महीने में 1-2 बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके साथ ये डेली हो रहा है नाइटफॉल, तो इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और यही अगर आपकी शादी हो गई, अगर नाइटफॉल आप डेली रात को अपने आप ही हो जाएगा तो आप दिन में सेक्स कैसे कर पाओगे? तो आप सेक्स कर ही नहीं पाओगे। हमारी बॉडी को भी रिकवर करने में 24 आवर्स लगते हैं। जो आज स्पर्म आपने खर्च करा उसको पूरा बनने में 24 घंटे तो लगेंगे। तो अगर वो स्पर्म डेली निकल रहा है, एक नाइट में 2-2 बार निकल रहा है, रोज़ निकल रहा है, तो आप बहुत वीक हो जाते हो उसमें। तो नाइटफॉल की प्रॉब्लम बड़ी है, बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है,
और इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, हमेशा हमें अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा 10 से 18 साल की उम्र का है तो आप उनको चेक करो, अगर वो मेल है कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो आप उसका अर्ली ट्रीटमेंट ज़रूर लो, ताकि वो माइंड से परेशान ना हो जाए इस चीज़ को लेके, या इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा चीज़ें ना करने लग जाए। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए पेरेंट्स को ये चीज़ करनी चाहिए कि वो सेक्स एजुकेशन अपने बच्चों को दे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ओपन टॉक्स रखनी, राइट, कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से बात ही नहीं कर पाएंगे या फिर किसी और तरीके से इन चीज़ को समझा ही नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। दूसरी चीज़ बता नहीं पाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे, इधर उधर जाएंगे, गलत जगह चले जाएंगे। अब जैसे बात करें फाइमोसिस एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारी फॉरस्किन बहुत टाइट हो जाती है पेनिस की। जो फॉरस्किन पेनिस की उतरनी चाहिए वो नहीं उतर पाती, वो ऊपर ही एक कैप सी बन जाती है और जिससे हमारे सेक्स में प्रॉब्लम होती है। हमारा पीनस बढ़ नहीं पाता, माइक्रो पीनस हो जाता है, टाइमिंग बहुत कम हो जाता है बिकॉज उससे हाइपर सेंसेशन हो जाती है हमारे पीनस में। अब कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है सर और इसका क्या करें। जब ट्रीटमेंट बताते हैं तो वो बहुत घबराते हैं अपनी फैमिली को बताने में कि मेरे फादर क्या सोचेंगे कि मुझे ये क्यों हो गया है। अब फाइमोसिस की बात करूँ तो ये बचपन से ही बच्चों को हो जाती है। कई लोगों के जब जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो पीनस से या तो फॉरस्किन बाहर आ जाती है। मुस्लिम्स में सर्कमसिजन हो जाता है, लेकिन कई लोगों में मेल्स में ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पाती बचपन से ही। तो ओपन टॉक्स ज़रूर होने चाहिए। बच्चों को भी मैं यही बोलूँगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने फादर से बात करो आप। आई थिंक योर फादर विल अंडरस्टैंड यू कम्प्लीटली, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है और ये उनको पता होगा और वो आपको एक सही डॉक्टर पे, एक सही जगह ज़रूर लेके जाएंगे। सर, इस पॉडकास्ट की शुरुआत में हमने जी स्पॉट के बारे में बात करी थी। आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम अगर आप बताएं कि जी स्पॉट कितने होते, एक से ज़्यादा होते हैं, अगर ज़्यादा होते हैं कितने होते हैं और कहाँ हो सकते हैं, मेल और फीमेल में। मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट जी स्पॉट की बात करूँगा और फीमेल की बात करूँगा कि कई लोग मेन सोचते हैं कि मेरा पीनस बड़ा है तो मैं एक वीमेन को ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो ये एक मिथ है और ये एक फैक्ट नहीं है। तो पीनस अगर आपका एक एवरेज साइज़ का भी है तभी भी आप अपनी फीमेल को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बिकॉज जो जी स्पॉट है वो वेजाइना के अंदर नहीं, वेजाइना के बाहर है, जिसको हम क्लिटोरस बोलते हैं। तो अगर आप वेजाइना में फिंगर भी रब करो तो आप अपनी विमेन को ऑर्गेज्म दिला सकते हो। जैसे मैंने बताया, बिना पेनिट्रेशन के भी विमेन्स को ऑर्गेज्म आता है। वो जब आप उनको फॉरप्ले में आप उनको कोई ओरल सेक्स दो या फिर अगर आप फिंगरिंग वगैरह करके अगर जैसे आप करते हैं, तभी कहते हैं कि आधा काम तो आपका फॉरप्ले कर देता है। सेक्स सिर्फ पेनिट्रेशन से शुरू नहीं होता, सेक्स शुरू होता है फॉरप्ले से। आधा आपका सेक्स तभी अच्छा हो जाता है अगर आपने फॉरप्ले अच्छा करा हो। तो सारे मेंस और फीमेल्स को मैं ये बोलूँगा कि फॉरप्ले ज़रूर करें। फॉरप्ले 10 मिनट का दें और उसके बाद आप पेनिट्रेशन स्टार्ट करें। और पेनिट्रेशन में जैसे मैंने बताया, फॉर जितने भी मेंस है, जो जी स्पॉट है, जो क्लिटोरस है, वही आपका मेन टारगेट होना चाहिए। जब आपका पेनिस उस पर रब होता है तो विमेंस को ऑर्गेज्म आता है। सर, एक क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि आपको इतना वाइड 15-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा केसेस अभी आजकल किस चीज़ के आते हैं और सबसे अलग केस आपकी लाइफ में कौन सा है अब तक? सबसे ज़्यादा केस हमारे पास आते हैं टाइमिंग का। जैसे मैंने बताया कि टाइमिंग बहुत कम हो गया है, 1-2 मिनट में सबका डिस्चार्ज हो रहा है। कुछ लोग 10 सेकंड में डिस्चार्ज कर देते हैं। वीमेंस को अब पता चल चुका है कि एक्चुअल टाइमिंग क्या होना चाहिए। वो लोग पॉर्न देखते हैं तो डिमांड्स बढ़ रही है, या मैं बोलूँ कि अब वो बोलना, उनके मन में जो ख्याल है वो बोल पा रहे हैं अपने मेल पार्टनर्स को। अगर इसमें ही बात करूँ, फीमेल्स आर रिसीवर और मेल्स को सेक्स देना है, मेंस आर कॉल्ड गिवर। तो फीमेल्स को अब पता चल चुका है कि हमें कितना सेक्स मिलना चाहिए और इसके बारे में उन्होंने बोलना अब शुरू कर दिया है। बट आई रियली एडमायर विमेंस इन इंडिया जिन्होंने बहुत टाइम तक, या अभी तक भी मैं बोलूँ कि उन्होंने कभी सेक्स के लिए अपने हस्बैंड्स को फोर्स नहीं करा या उनको बताया भी नहीं कि कभी मुझे ऑर्गेज्म आया ही नहीं। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम तो फेक ऑर्गेज्म आपको दिखाया था जो एक्चुअली मुझे कभी हुआ ही नहीं, जस्ट टू सेटिस्फाई यू कि आप परेशान ना हो कि मुझे ऑर्गेज्म नहीं हुआ आपकी परफॉर्मेंस से। सो दिस इज़ वेरी गुड। और अगर आज कपल्स बात कर पा रहे हैं
और एक दूसरे से बात करके ये जान पा रहे हैं कि हाँ वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग सेक्सोलॉजी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और अपना ट्रीटमेंट या जो भी उनके अंदर कमी है या लाइफस्टाइल चेंजेस, मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े किसी को, एक सिर्फ ये आपका लाइफस्टाइल इशू हो, आपकी स्लीपिंग हैबिट, कि आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे काम कर रहे हो, कितने बजे ऑफिस जा रहे हो। आजकल की बहुत हेक्टिव फास्ट लाइफ एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी सेक्सुअल लाइफ ख़राब होने का। जैसे कि कोई काम कर रहा है किसी दूसरे शहर पे और वो डेली ट्रैवल कर रहा है 4 घंटे, तो इतनी एनर्जी अगर वो ट्रैवलिंग में वेस्ट कर देगा तो वो सेक्स कैसे कर पाएगा। करेक्ट। तो तभी हम यही बोलते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लें, ताकि हम जान पाए कि आपकी प्रॉब्लम एक लाइफस्टाइल बेस्ड प्रॉब्लम है या इसे एक्चुअल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सबसे अलग क्या आया मेरे पास, तो मेरे पास पेशेंट्स आए। एक पेशेंट आया, मैं एक पेशेंट के बारे में बताता हूँ आपको। उसकी उम्र होगी अराउंड 30-32 के आसपास की। तो वो केस फाइल मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैंने बचपन में सेक्स करा एक मेल पार्टनर के साथ। सो नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं सेक्स किसके साथ करूं, मैं मेल के साथ सेक्स करूं या फीमेल के साथ सेक्स करूं। सो ना ही वो गे है ना वो स्ट्रेट है। तो मैंने जब उनसे पूछा इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तो ही सेड कि वी वर लाइक फ्रेंड्स थे हम लोग, और हम लोगों ने एक रूम में थे और हमने आपस में तीनों ने सेक्स करा, और हम तीनों मेल्स थे, और ये हम 5-6 बार करते हुए आए। सो अब क्या होता है मैं आपको बताऊं कि एक जी स्पॉट हमारे एनस के अंदर, मेल्स के अंदर भी होता है। जैसे वेजाइना में वो जी स्पॉट क्लिटोरस होता है, एनस के अंदर वो 3 सेंटीमीटर अंदर होता है। 3 सेंटीमीटर अंदर एक मेन का भी जी स्पॉट रहता है, और उन्होंने वो अचीव कर लिया। उसने मुझे बताया कि उसको बहुत मज़ा आया जब उन्होंने मेल के साथ सेक्स करा। तो ये एक बहुत अच्छा केस, बहुत अजीब सा केस हमारे पास आया था, जो हमने सॉल्व करा, उनको गाइड करा कि ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें लगती है जो नहीं है। हो सकता है कि आपको उस चीज़ में मज़ा आया। और भी जो व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा इंस्टेंस हुआ हो, तो ये मत समझे कि आप गे है या आपको अब गे पार्टनर ही चाहिए। ऐसा नहीं है, वो एक स्पॉट है जहाँ हो सकता है आपको मज़ा आया हो, बट मैं यही कहूँगा उस चीज़ से आप बाहर निकलो और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करो वापस से। अगर आपको फीमेल पार्टनर्स में इंटरेस्ट है तो आप उधर ही जाओ, फिर मेल में जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सो चूज़ वन पार्टनर। ऐसा नहीं कि आप मेल के साथ भी सेक्स कर रहे हो और फीमेल के साथ भी सेक्स कर रहे हो। ये बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम पे कि आपका मेल पार्टनर भी है, आपका फीमेल पार्टनर भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन हो चुका है, ये बहुत कॉमन हो चुका है। बहुत सारे जेंडर्स, पहले सिर्फ और मेल और फीमेल, आजकल ये LGBTQ, मैं आई सपोर्ट LGBTQ, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे, अगर बात करूँ तो 100+ जेंडर्स बन चुके हैं आज के टाइम पे। 100+, मतलब मैं उसका नाम भी नहीं बता पाऊंगा आपको कि कौन कौन से क्या क्या जेंडर्स अभी तक बन चुके हैं। तो बहुत चीज़ें हो रही है। कई लोगों को किसी के साथ सेक्स करना पसंद है, कई लोगों को सेक्स करना पसंद नहीं है, सिर्फ ओरल करना पसंद है। कई लोग ग्रुप में सेक्स करना बहुत पसंद करते हैं कि एक साथ ग्रुप में सेक्स कर रहे हैं। तो इस सब को अलग अलग लाइफस्टाइल, उन्हें अलग अलग जेंडर्स दे दिए इस चीज़ को। अपनी जिसकी जो सोच बन रही है वो उसको एक नया जेंडर दिया जा रहा है कि ये इस चीज़ को ये जेंडर बोलते हैं। सब मेरे को लगता है आप एक बहुत नोबल काम कर रहे हैं। मतलब मुझे तभी इतने इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि इतना कुछ मैंने आज सुन लिया और इतना कुछ देख रहा हूँ कि कैसी कैसी दुनिया में चल रहा है। तो मेरे को लगता है कलयुग काफ़ी अच्छा आ चुका है। नहीं, सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग एक्चुअल में सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोग उनको ओवरकम कर देते जो एक्चुअल में सफ़र कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्चुअल में सफ़र कर रहे हैं वो सामने आए। इस वीडियो के थ्रू या इस जानकारी के थ्रू उनको पता चले कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्वेबल है। क्या हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर वो सिर्फ लाइफस्टाइल अपना चेंज करें या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइट चेंजेस करें तो उनकी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो सकती है। इस कॉन्वर्जेशन के बाद ना मेरे को चीज़ समझ आई है कि आपकी सेक्स की प्रॉब्लम चाहे कुछ भी है, चाहे वो सेक्स ओरिएंटेशन से है, चाहे वो टाइमिंग कम की वजह से है, चाहे आपके सेक्सुअल पार्ट में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और आपकी एज कोई भी है, तो मुझे लगता है डॉक्टर कि आपके पास आने से या फिर इस पॉडकास्ट सुनने से उनकी 50 से ज़्यादा % प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके मिलने के बाद से 100% ठीक हो जाएंगे। यही हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो। जो भी व्यूवर्स हो उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो।
अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये भी आते हैं कि क्या रोल प्ले करना चाहिए हम लोगों को। कपल्स का क्वेश्चन हमारे पास ये रहता है, तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए कि आप रोल प्ले करो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको नर्स बनना है, आपको इंजीनियर बनना है या मैकेनिक बनना है, तो आप बनो। आप अगर जैसा भी कुछ करना चाहते हैं जिससे आपका पार्टनर खुश रहे, तो ये सब कुछ करना चाहिए हम लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये मेरी वाइफ ऐसा चाहती है कि वो रोज़ नर्स या डॉक्टर बन के आ जाती है, तो ये क्या अच्छा है? तो हाँ, बिल्कुल अच्छा है, मैं ये बोलना चाहूँगा। और जो लोग नहीं करते उनको भी करना चाहिए, और ये करके देखो, आपकी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी टाइम बाद तक भी एक्टिव रहती है। तो हमें ही अपनी लाइफ में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। कई कपल्स कहते हैं कि 2 साल बाद हमारा सेक्स से इंटरेस्ट उड़ गया कपल्स का, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ नया ट्राई नहीं करा। उन्होंने सिर्फ सेक्स को एक पेनिट्रेशन सोचा है। तो फॉर प्ले करना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई पोजीशंस ट्राई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 56 के आसपास पोजीशंस है जो आप ट्राई कर सकते हो, और आई एम वेरी श्योर कि एक मेल ने 3 से 4 से ज़्यादा पोजीशन कभी ट्राई नहीं करी होगी। तो सेक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा एक समझने का नज़रिया है। आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए, और जब आप एक चीज़ से बोर हो जाओ तो उसके बारे में नॉलेज लो कि इसको आप एक्साइटिंग कैसे बना सकते हो। 56 पोजीशंस अगर आप ट्राई करोगे, रोज़ एक नई पोजीशन एक हफ्ते में ट्राई करो, आपकी लाइफ, आपका पार्टनर, आपकी सेक्सुअल हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सर, बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन, मुझे इसी पॉइंट पे पूछना है कि आपको क्या लगता है सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी है फीमेल के लिए जिसमें वो ज़्यादा सेंसेशन फील करती है, और अगेन फॉर मेन? फॉर फीमेल अगर पोजीशन की बात करें, चेयर पोजीशन, ठीक है, चेयर गिवर पोजीशन होती है। इसमें जब विमेन मेन स्टैंड होता है एंड विमेन लाई डाउन कर रखा होता है। ऐसे ही पोजीशंस रहती है 69, जिसमें आप ओरल सेक्स करते हो। जैसे मैंने बताया कि अगर आप ओरल सेक्स वीमेंस को दे, तो जो क्लिटोरस है, जो जी स्पॉट है, वो उनका आउटर एरिया में ही है, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ता है। ऐसी बहुत सारी पोजीशंस है। एक बहुत इजी पोजीशन है जिसको मिशनरी बोलते हैं, तो वो अच्छी पोजीशन है। उसमें मैन एंड फीमेल बोथ आर वेरी सेटिस्फाइड कि एक अच्छी पोजीशन है। इसको एंड में रखना चाहिए। जब आप 4-5 पोजीशन ट्राई कर लो, तो मिशनरी पोजीशन को आपने एंड में एक एंडिंग देने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ऐसी और भी पोजीशंस है जो आप अपनी स्क्रीन पे मैं आपको डाल दूंगा, आप दिखा सकते हो सबको कि कौन कौन सी पोजीशंस, या हम इसका एक अलग से नया पॉडकास्ट बनाएंगे जिसमें हम सारी पोजीशंस के बारे में गाइड करें कि कौन सी पोजीशन किस समय करनी चाहिए और कितने टाइम के लिए क्या बेस्ट रहेगा इस चीज़। Absolutely, sir. I guess it was a very wonderful podcast and very knowledgeful podcast. Thank you. I would want to say thank you so much for being here and sharing this knowledge. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट से सबको नॉलेज मिले और जो भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो। Thank you so much, sir.